कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है पेपर आने वाले हैं, तो पेपरों में सबका दिल घबराता है, लेकिन हिंदी के पेपर के लिए हमें आपको कुछ तैयारियां करानी है, जो कि इस तरह से है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे समास। मेरी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं मैम समास बहुत मुश्किल है, बार बार समासों में उनको कंफ्यूजन होती है। तो इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये मेरी पहली वीडियो है, आशा करती हूँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आज हम शुरू करते हैं समास से। तो समास पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं समास होता क्या है। तो बेटा समास होता क्या है। समास दो या दो शब्दों से मिलकर एक जो नया सार्थक शब्द बनता है वो समास होता है। अगर हम कम शब्दों में कहें कि जब हम किसी शब्द को छोटे में बताएं उसका अर्थ, मतलब कि कम शब्दों में बड़ी बात, गागर में सागर। तो ठीक है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास में समस्त पद, समास विग्रह की दो प्रक्रियाएं भी होती हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आपसे कोई पूछे समास के कितने भेद होते हैं तो बेझिझक बता देना, समास के 6 भेद होते हैं, 7वां कोई भेद नहीं होता है। कोई अगर आपको उलझाए तो उलझना मत। ठीक है बच्चों, तो समास का पहला भेद है अवयवी भाव समास। दूसरा भेद है उसका कौन सा, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चों, ये 6 है। लेकिन जो मेरी आदत है कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी सबसे इजी, सबसे सरल समास की ओर से। तो सबसे सरल समास आपका है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में द्व क्या होता है, संस्कृत में दो को द्वि कहते हैं। ठीक है, तो इससे पता चल गया द्वि मतलब संख्या। तो जहां जिस समास में पूर्व पद, बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व मतलब पहला पद जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है बच्चों, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। संख्या मतलब आपकी अंग्रेजी की भाषा में कहें तो काउंटिंग है, 1 2 3 4। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होगा वो द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसके कुछ उदाहरण यहां पर हैं, जैसे कि सप्ताह 7 दिनों का समाहार, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, सिंधु मतलब समुद्र, दोपहर 2 पहरों का समूह, पहर मतलब समय, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह। आज हमारा रिपब्लिक डे भी है तो एक अच्छे दिन पर हम शुरुआत कर रहे हैं, तो तिरंगे से मुझे आज गणतंत्र दिवस की याद भी आ गई है। दुअन्नी 2 आनों का समाहार, समाहार समूह, इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, जहां जो चीज आके मिल जाती है वो समाहार होता है, और जहां उस चीज का समूह होता है, ग्रुप बन जाता है, उसको हम समूह के रूप में केंद्रित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा द्विगु समास मतलब पहला पद संख्यावाची। आगे बढ़ते हैं, एक और इजी, द्वंद्व समास। आपको पता है बच्चों द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई, जो आप लोगों के दोस्तों में, घर में, भाई बहन में होती रहती है। होती है कि नहीं होती है? होती है ना, मेरे घर में तो बहुत होती है। तो ठीक है, द्वंद्व मतलब लड़ाई, युद्ध। ठीक है, तो द्वंद्व कहाँ होता है? जब हमारे विचार आपस में मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, कई बार छोटी छोटी बातों पे भी द्वंद्व हो जाता है। तो जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसकी परिभाषा ये कहेगी कि दोनों पद प्रधान है। द्विगु समास में ना पूर्व पद ना उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की अपनी प्रधानता होती है, दोनों पद समान होते हैं। और आपको एक इसकी पहचान बता रही हूँ, अगर आपका पेपर में ये इसका पहचानना आ जाए कि द्विगु समास है, तो इन दोनों जो शब्द इसके बीच में होता है उसके बीच में एक योजक चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, इसमें और, अथवा, या, एवं ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कब? जब हम समास का विग्रह करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण मैं दिखा देती हूँ, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सीताराम सीता और राम। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आपके घर में द्वंद्व किसके साथ ज्यादा होता है? मेरे घर में तो भाई बहन के बीच में होता है ना। तो भाई बहन भी द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की पहचान होती है या दोनों अपोजिट विलोम होते हैं, आना जाना, ऊपर नीचे, या तो आपके लिंग परिवर्तन होता है, जैसे कि भाई बहन, माता पिता। तो ध्यान रखिएगा यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है बच्चों, तो द्वंद्व समास से याद रखिएगा, द्वंद्व समास का मतलब होता है द्वंद्व मतलब लड़ाई, और जहां भाई बहन याद रखिएगा सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर मैं आपको बताती हूँ कर्मधारय समास के बारे में। तो कर्मधारय समास हमारा पीछे छूट गया, हम जरा उसकी तरफ चलते हैं। तो अब बारी आती है कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में क्या होता है? वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है। हम सब ने अपनी छोटी कक्षाओं में कक्षा 6, 7, 8 में विशेषण पढ़ा था। तो विशेषण किसी शब्द की विशेष संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिस चीज की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं, एक आपकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी इसी बहाने। तो जहां अर्थात पूर्व पद एवं उत्तर पद में या तो आपको विशेषण विशेष्य याद रखना है। अगर कई बार आपको पता है एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो अब आ रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि उपमान और उपमेय का संबंध किस समास से है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि उपमान और उपमेय का संबंध कर्मधारय समास से है, और विशेषण और विशेष्य करके आ जाए तो वो भी कर्मधारय समास है। ठीक है बेटा, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है। एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान, ये इसके बहुत ही हमारे याद रखने योग्य बातें हैं जो हमें याद दिलाएंगे कि कर्मधारय समास की पहचान कैसे की जा सकती है। ठीक है, दोनों पदों के बीच में के समान, है जो, रूपी, इनमें से किसी भी शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं कर्मधारय समास के। तो कर्मधारय समास में देखो, नवयुवक, नव है जो युवक, पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीतांबर से जुड़ के आपको अगला समास भी समझाऊंगी, उसमें भी काम आएगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, आप देख रहे हैं, आप इसमें देखिए जो की, सी, के समान, ये उपमान और उपमेय में प्रयोग होता है। ठीक है, महात्मा, महान है जो आत्मा। जब भी आप विग्रह करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो, की, सी, के समान शब्द को प्रयोग जरूर करेंगे। अगर आपका आ जाए एग्जाम में कि नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास है, उसका समास विग्रह भी करो, तो आपको पता होना चाहिए नीलकमल हमारा कर्मधारय समास है, और इसका जो विग्रह होगा वो है नीला है जो कमल। ठीक है बच्चों, अब आपके कर्मधारय समास के साथ ही जुड़ा हुआ एक समास और है, जो कि है आपका कौन सा समास? जी हाँ, बिल्कुल सही जाना, वो है आपका बहुब्रीहि समास। आपको पता है बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में कुछ शब्द हैं जो मेल खाते हैं। तो बहुब्रीहि समास में क्या है? ऐसा समास, अच्छा आपने बच्चों एक कहानी सुनी होगी कि बिल्लियों को एक रोटी मिलती है। ठीक है, तो वो रोटी मिलती है, कहते हैं लड़ाई करने लग जाती है बिल्लियां, तो वो कहती है मुझे दो मुझे दो, तो ऐसे लड़ाई करने लगते हैं। इसलिए ये लड़ाई बंदर देख रहा होता है, तो बंदर आ जाता है, तो बंदर उनकी लड़ाई देखता है, कहता है मैं तुम्हारा झगड़ा सोच जाता हूँ, कोई बात नहीं, कहानियों के माध्यम से समझा रही हूँ, ये जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो जब बंदर आता है तो वो रोटी को आधा आधा करता है, वो रोटी आधी एक बिल्ली को देता है, आधी एक बिल्ली को देता है। लेकिन जो बिल्लियां होती हैं वो बहुत ही लालची होती हैं, तो वो कहती है नहीं तुमने इसको ज्यादा रोटी दे दी, तो बंदर कहता है ठीक है ये तो मुझे, उसकी थोड़ी सी रोटी खाता है, फिर दे देता है। फिर दूसरी बिल्ली कहती है नहीं अब इसके पास ज्यादा हो गई, फिर वो खा जाता है उसमें से, फिर उसको दे देता है, कहता है बराबर है। तो ऐसे करते करते बंदर सारी रोटी खा जाता है ना। तो उसने सारी रोटी खा ली, बिल्लियां बेचारी लालची थी ना, लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो इसमें क्या हुआ, जो बिल्लियां थी हमारी मेन कैरेक्टर थी, लेकिन लास्ट में हीरो कौन बन गया? बंदर। सही पहचाने हैं, ठीक है, जैसे कॉलेज सही पकड़े हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही है, ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, कोई तीसरा ही पद आके प्रधान बन गया, जैसे कि हमारा बंदर आके प्रधान बन गया था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि हमारा जो बहुब्रीहि समास है, ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा पद ही आके प्रधान बन जाता है। इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए नीलकंठ, अब देखिए अब मैं आ गई ना वापस, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कौन सा समास हुआ? बिल्कुल सही, कर्मधारय समास, क्योंकि जो लगा है। अब जो हमारा उदाहरण है नीलकंठ, इसको हम इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कंफ्यूज करने के लिए आपके पास बहुत प्रश्न आएंगे पेपर में, लेकिन अच्छी बात है हमारे पास इस बार एमसीक्यू नहीं है और हमें उसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, तो हमारे ऊपर है कि हम उसको कर्मधारय करें या हम उसको बहुब्रीहि करें। अब इसमें एक उदाहरण है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ? बम बम बोले शिव जी का, बिल्कुल सही पहचाने हैं। अब लंबोदर, अब लंब तो समझ में आ गया, उदर, तो लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, किस भगवान का है? गणेश जी। बिल्कुल, आप ध्यान रखिएगा कि जो
हमारा बहुब्रीहि समास है, उसमें अधिकतर भगवानों के नाम, देवताओं के नाम ही आएंगे। कुछ एक आधा होगा जिसमें मतलब कोई समान, कोई विशेष स्त्री या विशेष पुरुष हम करके कर सकते हैं। जैसे कमल नयनी, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात कोई विशेष स्त्री। इसमें कोई तीसरा पद कैसे प्रधान होगा वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, दशानन बहुत सब जानते हैं। दशानन, 10 है आनंद जिसके, किसके हैं 10 आनंद? अर्थात रावण के। ठीक है, 10 आनंद मतलब 10 सर, किसके हैं 10 सर? रावण के। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो ना इसमें नीला प्रधान है ना कंठ प्रधान है, क्या प्रधान है? अर्थात कोई तीसरा। तो इसमें शिव, इसमें गणेश, इसमें रावण, इसमें हनुमान, विष्णु, कृष्ण, राक्षस और कृष्ण। यह आपके सभी उदाहरण है। निशाचर, निशा मतलब रात में विचरण करने वाला कौन होता है? राक्षस, बार बार निकलेगा रात को। घनश्याम, घन मतलब बादल, घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हो गए सबसे सरल वाले समास। अब चलते हैं थोड़े से आपको जो कठिन लगते हैं, तो हम शुरू में आ जाते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारा है, तो बच्चों अगला समास है अवयवी भाव समास। सबसे पहला समास है वैसे तो ये। आप कहेंगे मैम आप घुमा फिरा के वापस क्यों लेके आएंगे? पहले मुझे आपको सरल चीज से, सरल से कठिन की ओर चलेंगे, कि हमारी शिक्षा की नीति है, सरल से कठिन की ओर चलेंगे तो बच्चे जल्दी समझेंगे। अगर हम कठिन से सरल जाएंगे तो बच्चे पहले ही बोर हो जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा, छोड़ देंगे समझ, जैसे आपने छोड़ रखे, आप समझेंगे। ठीक है, तो अवयवी भाव समास में, इस समास में पहला पद या पूर्व पद अवयव होता है। बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे इस बार कि किसमें पहला पद प्रधान होता है, किसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका अर्थ प्रधान होता है। अवयव के संयोग में समस्त पद भी अवयव बन जाता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अवयव क्या होते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो अवयव कहलाते हैं। कक्षा 7-8 में पढ़ के आए होंगे। और इस एक बात और ध्यान रखिएगा अवयवी समास में, कि जहां पहला पद उपसर्ग होता है, उपसर्ग पढ़ा है ना, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ के आए थे कक्षा 8 में, कक्षा 9 में भी पढ़ा था। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे तो आपको फटाफट से याद भी आ जाएगा। ठीक है, तो अवयवी भाव समास में पहला पद जो पूर्व पद है वो या तो अवयव ही होता है, या हम इसको उपसर्ग भी कहते हैं। उपसर्ग पढ़े थे ना, आ, अन, गैर, बे, भर, ये सब आपके अवयव उपसर्ग होते हैं। आ प्लस जन्म, आ जन्म, जन्म से लेकर। आपको ये नहीं करना है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा समस्त पद और विग्रह। यथा संभव, यथा प्लस संभव, जैसा संभव हो। अनुरूप, रूप के योग्य। भरपेट, पेट भर के। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ। अब आप कहेंगे कि अध्यापिका जी यहाँ तो कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो बेटा ऐसे 2-3 शब्द हैं इसमें जो आपके आएंगे, आपको पहचान रखने की। हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ये भी अवयवी भाव समास के अंदर आएंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि रातों रात, देखिए अभी मैंने बोला रात ही रात में। प्रतिदिन, प्रति, बे, नी, निस, प्रति, यथा 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 यथा, हर, ये सब आपके उपसर्ग आप याद रखेंगे। कक्षा 9 को एक बार दोहरा ले दिमाग में फटाफट से, तो आपको याद रहेगा कि अवयवी भाव समास क्या होता है। तो अब बारी आई अंतिम समास की। सांस आ रही है ना? हाँ, पानी पी लीजिएगा, थकेगा नहीं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपका क्या होता है? जिस समास में बात का अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कक्षा 8 में हमने पढ़ा था कारक, याद है होगा ना? अध्यापिका जी ने याद कराया था, कर्ता ने कर्म को करण से, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही। तो ये आपके कारक चिन्ह है जो आपको याद रखना है। आप इसमें से 2 कारक हटा सकते हैं, कर्ता, एक संबोधन, वो नहीं प्रयोग होते, अन्यथा सारे कारक प्रयोग होते हैं। तो इसमें इनके बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन जब विग्रह करते हैं ना, समस्त पद में नहीं होता कारक चिन्ह, लेकिन जब आप समास विग्रह करते हैं तो उसमें आपको कारक चिन्ह बिल्कुल देखने को नजर आएगा। ठीक है, जैसे तुलसी कृत, अब आप इसको बीच में कारक चिन्ह नहीं दिख रहा ना, लेकिन जैसे मैंने इसका विग्रह किया तो तुलसी से कृत किया, तुलसी के द्वारा कृत। याद आया कुछ कारक चिन्ह आ रहे हैं ना? हाँ, धीरे धीरे आएंगे। जैसे रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। राजकुमार, सब हम राजकुमार है ना अपने माता पिता के, राजकुमार और राजकुमारी। तो राजकुमार राजा का या राज्य का कुमार, और राजकुमारी राज्य की कुमारी की।
संबंध, याद आ रहा है संबंध कारक, बिल्कुल सही है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ उदाहरण हम और देख लेते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, वही मैंने अभी आपको कारक चिन्ह बताया ना, वही भेद है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण। मैंने कहा था ना कर्ता और संबोधन नजर नहीं आएगा, तो आपके यहाँ 8 कारक होते हैं ना, याद आ गए ना, बिल्कुल सही। तो 8 कारक में से 2 कारक हमने छुमंतर कर दिए, कर्ता और संबोधन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो कर्म में कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऐसे विग्रह करेंगे आप लोग। और अगर आपको बिल्कुल पेपर में आपसे पूछा जाए कौन सा कारक है, तत्पुरुष कारक, अगर आपको याद आता है कर्म कारक है या संप्रदान कारक है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपदान तत्पुरुष है, तो लिखिएगा जरूर, मत छोड़िएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये हमारे कारक का जो पाठ था वो खत्म हो गया है। अब आपको इसके कुछ ना कुछ आपको इसकी अभ्यास कार्य भी करना है, तो अभ्यास कार्य के लिए मैंने आपको यहाँ तक छोड़ दिया है, कीजिए अभ्यास कार्य। और जहां से भी आपको इसका अभ्यास करने के लिए मिले समास का, जी भर के कीजिए। एक बार नियमों को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि नियम अगर आ गए तो कारक तो आ ही जाएंगे। जैसे आपकी गणित होता है ना, फॉर्मूलाज याद हो गए तो सम तो हम कहीं से भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको आज हमने सारे के सारे समास पढ़ा दिए। अगली कक्षा में मैं कक्षा 10 के लिए वाक्य रचना तैयार करूंगी। ठीक है, तो आप सबको अगला हमारा जो पाठ होगा वो है वाक्य रचना। वाक्य रचना, सरल संयुक्त, मिश्र, बिल्कुल सही है। तो आज का आपका ये अभ्यास कार्य है, इसको करिएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो हमारा आज का ये पहला वीडियो, मुझे आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आप इसे देखिएगा जरूर, पढ़िएगा जरूर, इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। आपकी अपनी अध्यापिका निकेता सनी। धन्यवाद। तो बच्चों, आपको जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कीजिएगा जरूर, क्योंकि अकरत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते जाइए, कठिन कार्य अपने आप ही सरल हो जाएगा। इस अभ्यास को कीजिएगा जरूर। धन्यवाद।